हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना। हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में और हमने उसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील स्टडी ऑफ मोशन। हम पार्टिकल की मोशन की स्टडी के बारे में, पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं, है ना, विदाउट गोइंग इन कोज ऑफ मोशन। मोशन क्यों होता है उसके रीजन में जाए बिना हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। अभी हमने क्या करना है, अब इस चैप्टर हम पार्टिकल मोशन क्यों करता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना, किस तरह करता है, और हम सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और एनएलएम जो है लगातार हर कॉन्सेप्ट बार बार वो आपके रिपीट होगा, ठीक है ना। इसको आप थर्मो में या इसको आप यहाँ इधर फ्लूइड में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टेट में, सब से इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं एनएलएम। क्या बोलते हैं? एनएलएम। एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक बेटा, फोर्स यानी बल क्या है ये? तो ये क्या होता है? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नॉन एज फोर्स। किसी भी टाइप का पुश और पुल जो है ना, खींचना या धक्का देना, खींचना या धक्का देना, ये जो किसी भी टाइप का पुश और पुल जो है, या किसी प्रकार से किसी पार्टी को खींचना या उसको धक्का देना जो होता है, वो क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल। ठीक है, ओके। कौन सी क्वांटिटी है वो? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है एफ कोस एम ए, एम ए मास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? इसकी डायमेंशन होगी बेटा, फोर्स है ना, m1 l1 t माइनस 2, इसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी ml t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, इसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी। किसी भी टाइप का पुश और पुल जो होगा वो क्या होगा? फोर्स होगा, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी न्यूटन होती है, और डायमेंशन क्या है? m1 l1 t माइनस 2। अच्छा, ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर रहा हूं एम के एस को सीजीएस में। किसमें कर रहा हूं? सीजीएस में। ऐसा हमने यूनिट मेजरमेंट पढ़ा है, इस क्वेश्चन को सोल्व भी किया अपन ने वहां, ठीक है। 1 kg क्या होगा? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर अपन सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर, ये होगा मेरे हिसाब से 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको हम बोलते डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। 10⁵ डाइन। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन, इसका मतलब ये है कि जो 1 न्यूटन है 1, ये भी तो कहां देखिएगा, यही तो सही दिखता है। 1 न्यूटन वो क्या होगा? वो होगा 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होगा। ऐसा हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। यहां से आया बेटा, यहां से लेके आया, इसको जगह थी जल्दी की, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स जो है, बल जो है, क्या क्या काम कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है, और पार्टिकल जो है आपका वो पार्टिकल इस तरह मोशन कर रहा है, इस तरह वी वेलोसिटी,
और आपने और फोर्स लगाया, क्या लगाया, मोशन करने से पहले v वेलोसिटी से आपने फोर्स को उस डायरेक्शन में लगाया, क्या होगा, v जो होगी क्या होगा, बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगता है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज वेलोसिटी। अर्थात वेग को क्या कर सकता है, वेग को बढ़ा सकता है। अच्छा, अगला, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, और फोर्स जो है इस बार यूं लगाया जाए, किस तरह लगाया जाए, मान लीजिए वी वेग से पार्टिकल जा रहा है और फोर्स लगा रहा हूं मैं इस तरफ, मतलब वेलोसिटी और फोर्स क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। कैसे है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। जिधर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, मास का पार्टिकल, उधर पार्टिकल मूव कर रहा है, फोर्स लगाया आपने इस तरफ, ब्रेक लगा रहा हूं, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेग इस तरफ है, बल उस दिशा में लग रहा है, वेग क्या होगा आपका, कम होगा, धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, कोई पार्टिकल है जो रफ सरफेस पर मूव कर रहा है, हम धक्का दिया, उसको धक्का दिया, धक्का दिया, अब पार्टिकल चल रहा है और घर्षण बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, धीरे धीरे वो पार्टिकल क्या करेगा, अपने मोशन को विराम, अपना मोशन जो होगा उसको विराम अवस्था में लेके आ जाएगा, क्योंकि क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, घर्षण। इसी अपने पढ़ेंगे इसको ऊपर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड, मान लीजिए बेटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और पार्टिकल फोर्स यूं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी उस तरफ है, इस बार फोर्स ऐसा है, अगर फोर्स उस तरफ होता तो v इंक्रीज होता, अगर फोर्स इस तरफ होता v क्या होता, डिक्रीज होता। इस बार क्या है, v यूं है और f आपका यूं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो वेलोसिटी पार्टिकल को इस तरफ अपनी डायरेक्शन के पार्टिकल क्या करेगा, चेंज कर देगा और इस तरफ आएगा, तो change in direction of velocity, वेग की दिशा में क्या होगा बेटा, दिशा में परिवर्तन होगा, क्या होगा, वेग की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसका मतलब फोर्स क्या कर रहा है, वेग को बढ़ा सकता है, फोर्स वेग को कम कर सकता है, और फोर्स जो है वो वेग की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। ये तीनों टर्म कहां पढ़ी थी अपन ने, काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी। वेग का परिमाण, त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब चाल बढ़ती है या चाल घटती है या चाल की दिशा में क्या होता है, चेंज होता है। वेग क्या होता है, वेग होता है परिमाण प्लस दिशा, या तो परिमाण क्या होगा, बढ़ेगा, या परिमाण क्या होगा, कम होगा, या परिमाण की या वेग की दिशा क्या होगी, बदलेगी। तो इन तीनों कारण से क्या होता था, इन तीनों कारण से त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। वही तीन कारण क्या करता है, वो क्या कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, फोर्स, कौन कर रहा है, फोर्स। फोर्स फोर्स क्या होता है, F = ma, क्या होता है, ma। तो जिस तरफ त्वरण की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या होगा बेटा, पहला कौन सा है, सार्वत्रिक, गुरुत्वाकर्षण बल, पूरा चैप्टर इसके ऊपर। दूसरा 11वीं के अंदर ही है, विद्युत चुंबकीय बल,
क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। थर्ड, तीसरा क्या है आपका? प्रबल और नाभिकीय बल, बोले तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। चौथा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो हमारे पास में, ये हमारे सिलेबस में है, इन सिलेबस ये नहीं, इसको हम इतना पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, है ना, कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच लगता है, बस। और ये हम बात करेंगे इसके बारे में, ये कि जब न्यूट्रॉन को, जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें होता है? प्रोटॉन में, उसमें ये काम में आता है, बस। बाकी ये अपने पास बहुत ब्रीफली है। फर्स्ट, पहला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या होता है ये? तो ये फोर्स जो बेटा, मान लीजिए ड्यू टू masses, ड्यू टू masses, द्रव्यमान के कारण लगता है। जानते हो ना इसको? द्रव्यमान ड्यू टू मासेस, इसका मतलब लगता है मास के रीजन से लगता है, ड्यू टू मासेस, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, सदैव आकर्षित करता है, बस सीधा यही, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। अच्छा, कैसा है? तो लो, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? m1, ये मेरे पास क्या बेटा? m2, m1 और m2 के बीच की दूरी, ये मेरे पास क्या है? r। m1 m2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, आकर्षण लगेगा, वो लगाया इस तरफ, खींचेगा सर, इसको बोलूंगा मैं f2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, f2 पर 1 पर कौन लगाया? 2 लगाया, खींचेगा इधर, क्या बोलूंगा? f1 2। ये सारी बातें अपन गुरुत्वाकर्षण में पूरे चैप्टर में करने वाला है। अब इतना देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स जो होता है, वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका m1 इंटू m2 के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के स्क्वायर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन है, उसका स्क्वायर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैं f कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? इसको भी मैं क्या कह रहा हूं? वही कह रहा हूं, f ही कह रहा हूं, f की बात कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन तो ये वाली, दोनों डायरेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास फोर्स बन जाएगा बेटा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अगेन, अगर दोनों
बॉडी छोटी है, अगर दोनों बॉडीज का मास क्या है, कम है, ऐसे केस में यूनिवर्सल इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप कोई 40 किलो का होगा, 60 किलो का होगा, कोई 50 केजी होगा, 60 केजी का होगा, आप दोनों के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से या उस इंटेंसिटी से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी चिपक जाओगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जब मास क्या छोटा है, मास कैसे है, छोटे हैं, तो ऐसे केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मास भी बड़ा हुआ, अगर एक मास भी क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप जाते हैं बाहर, उस गेट के बाहर वहां जाते हैं, ठीक है, और जाके नीचे वाली सीढ़ी पर यूं कूदते हैं, कूद गए आप, तो आपका मास तो कम है, 50 केजी 60 केजी, लेकिन अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अर्थ क्या खींचेगी आपको, नीचे खींच लेगी। क्या खींचेगी, नीचे खींच, इसलिए आप नीचे जा रहे हैं, इसलिए आप नीचे जा रहे हैं। मतलब नीचे क्यों जा रहे हैं कि अर्थ आपको नीचे खींच रही है, अर्थ आप क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, इसलिए आप नीचे जा रहे हैं। तो अगर एक मास भी बड़ा है तो ऐसे केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मास छोटे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इफ both masses are small, then we ignore gravitational force. यदि दोनों द्रव्यमान छोटे हो तो गुरुत्वीय बल को नगण्य मानते हैं या मान सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगेगा लेकिन इतना कम फोर्स लगेगा जो क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इफ one mass is higher, then we don't ignore gravitational force. ऐसे केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि एक मास भी बड़ा हो, एक मास भी बड़ा है तो Fg, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, नगण्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचना, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचना। पृथ्वी क्यों किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचना। ठीक, देखिए मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए अर्थ है आपके पास, ये अर्थ है, और इस अर्थ पर यहां अर्थ के सरफेस के से अपन ने एक्स सेपरेशन पर अपन ने क्या रखा है, कोई m मास का पार्टिकल रखा है। कितना मास का रखा है, m मास का। ये अर्थ की रेडियस है और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है, केंद्र से केंद्र के बीच लगता है। ठीक है, तो
ये मास और अर्थ है बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान है वो उसका, ठीक है। तो इस मास के बीच में और इस अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, क्या उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अर्थ का मास क्या बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ का मास क्या बहुत बड़ा है। ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तब क्या करना चाहिए? तब ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा बेटा आपका G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर r प्लस एक्स का, और ये फोर्स कितना होता है? ये फोर्स mg के इक्वल होता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है? mg के। ये लो m इंटू g। अच्छा सुनो बेटा, ये जो x है ना, ये x जो है इस r के कंपेयर में, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस। उसके सामने ये 100 मीटर होगा, 500 मीटर होगा, 1000 मीटर होगा, बहुत छोटा है। तो इसको अगर मैं x बहुत छोटा है r से, तो ऐसे कैसे मेरे पास इसका फॉर्म क्या बनेगा बेटा? g m e m अपॉन r का स्क्वायर, x जीरो हो जाएगा भाई, r के कंपेयर में x बहुत छोटा है तो जीरो कर दिया मैंने x को। g m e m अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? m, m से आपका m चला, क्या बच गया आपके पास? बच गया बेटा g आ गया आपके पास में, g आ गया, कितना आ गया? g m e अपॉन r का स्क्वायर। अच्छा इधर देखो, ये था ना, ये g क्या है? ये g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये होती है। या इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? 20/3 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ऐसे इसको मैंने कहा ना, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाला पूरा चैप्टर अपने पास में, उसमें पढ़ेंगे इसको। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, आर क्या है? आर ई कर दो इसको, आर ई, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। जब मैं जी का मास और अर्थ का मास रखूंगा और रेडियस ऑफ अर्थ रखूंगा, जब मैं तीनों मान रख के सोल्व करूंगा तो मेरे पास जी आएगा बेटा, कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लेंगे लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे बेटा अपन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको अपन कहेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे? पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? 3.14 होता है ना, 3.14 का क्यूब लगभग ये होता है स्क्वायर। ठीक है ना? यह एक टर्म और है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा इसको होता है। जेईई में अक्सर ये डाटा तो कई बार पूछ लेता है, क्या होता है? 32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये देखो, इससे पहले हमने कुछ लिखा था ना, ये रहा। अगर एक मास से बड़ा हो तो मतलब क्या है? मान लो कि अगर ऐसा हो, मून और अर्थ है, कौन? चांद और चंद्रमा और पृथ्वी, इसके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या बड़ा फोर्स होगा? दोनों के मास क्या है? बड़े। या सन अर्थ हो जाए, अनर्थ नहीं हो जाए, सन और अर्थ कह रहा हूं मैं। सूर्य और पृथ्वी बड़े मास है, इनके बीच लगने वाले फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे फोर्स है। अच्छा, ये कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए आगे एग्जाम्पल देखना बेटा, मान लीजिए
कोई मुन्ना है, खड़ा है, इसका मास है 68 केजी। कितना है मास, कितना है इसका? 68 केजी। अर्थ इसको किस फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगी? तो देखो बेटा 68 में W गोस टू mg, वेट ऑफ मुन्ना, m कितना है 68, g कितना लोगे 10, कितना आएगा 680 न्यूटन। कितना आएगा बेटा 680 न्यूटन। तो ये आप हो गया ग्रेविटेशनल पुल। क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। अर्थ किस फोर्स से पार्टिकल को, ब्लॉक को पुल कर रही है। ठीक है, दूसरा देखो, ये शुरू हो गया अपना एनएलएम, ठीक है ना। सेकंड देखो, मान लीजिए 10 केजी का ब्लॉक है बेटा, वो इस तरह ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक को अर्थ जो है अपनी तरफ कैसे पुल कर रही है? W गोस टू mg, m कितना है 10, g भी आपका 10, कितना हो गया 100 न्यूटन। कैसा हो गया बेटा 100, कितना हो गया 100 न्यूटन। लो m मास है, इसको अर्थ पुल करेगी किससे? किससे करेगी? mg से। किससे करेगी? mg से। W गोस टू mg, W गोस टू mg, ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड टाइप फोर्स पढ़ते हैं अपन। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। बोले तो विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल किन के बीच लगता है? तो ये लगता है बेटा अपने पास में एक्स बिटवीन चार्जेस, आवेशों के बीच लगता है। किसमें लगता है? आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, अच्छा कैसा है? Q1, ये क्या है Q2, पढ़ गए अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया पूरा अपन ने। क्या होगा? ये होगा F इजिकल टू, बाकी ये 12वीं क्लास में आता है फर्स्ट चैप्टर, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सेम एग्जैक्ट ये ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करता है, उस सिनेरियो को, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है? कूलॉम फोर्स जो होता है वो आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये आएगा आपका एक्स बिटवीन चार्जेस, आवेश के बीच लगता है, और ये इस तरह से लगता है बेटा, इस तरह से लगता है। समान आवेश में क्या होता है? समान आवेश में होता है बेटा आपका प्रतिकर्षण, रिपल्शन। लाइक चार्जेस। और असमान में क्या होगा? आकर्षण, अनलाइक। अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स ये बेटा, फर्स्ट नॉर्मल फोर्स, ध्यान करना बेटा, क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और क्या हो सकता है? टेंशन, तनाव, सब आएगा टेंशन अभी, है ना, बस आ गया है, देख लो। तनाव, एक तो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा, एक होगा आपका टेंशन,
और एक होगा फ्रिक्शन। कर्षण। अच्छी बात ये है ये तीनों बल जो है तो तीनों कौन से फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन से फोर्स है बेटा? कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। अर्थात कॉन्टेक्ट मतलब क्या है? बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या बोलते हैं? क्या? कॉन्टेक्ट फोर्सेस। एक होता है कि नॉर्मली लगते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना? स्पर्श बल, स्पर्शी बल मतलब पार्टिकल और अर्थ की सरफेस जो है या दोनों पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए तभी ये फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये वाला फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी बात अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।